आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट प्रॉब्लम्स करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट प्रॉब्लम्स का मतलब है लिमिट प्रॉब्लम्स विच इन्वॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसका मतलब हुआ ये, मतलब यहाँ पे जैसा कि आपको मालूम है कोई भी एक लिमिट प्रॉब्लम कैसा होता है, इवैल्यूएट। हम क्या करते हैं? हम इवैल्यूएट करते हैं लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स बोलिए, जी ऑफ एक्स बोलिए, जो बोलना है बोलिए। हम क्या करते हैं? हम इवैल्यूएट करते हैं लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू ए। ठीक है, तो अब क्या होने वाला है, ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है ये होने वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये फंक्शन अब होने वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होने वाला है। मतलब अब हमें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखने को मिलेंगे, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, ओके, कोसेक एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स। अब हमें ये सब देखने को मिलेगा। कहाँ पे? यहाँ पे। ओके, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होने वाला है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम शुरू करने के पहले मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हमने किए हुए हैं, हम लोगों ने अर्लियर टॉपिक्स में मैंने आप लोगों को सिखाया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ, पहले तो मैंने आप लोगों को सिखाया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसके बाद में मैंने आप लोगों को सिखाया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अलाइड एंगल्स, फिर मैंने आप लोगों को सिखाया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स, वो सारे फॉर्मूले। फिर हमने किए हैं कंपाउंड एंगल फॉर्मूले, अलाइड एंगल फॉर्मूले, फिर हमने किए हैं फैक्टराइजेशन फॉर्मूले, डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूले। सारे फॉर्मूले आपको आने चाहिए इस टॉपिक में एंटर करने के पहले। इस टॉपिक में एंटर करने के पहले हमें सारे फॉर्मूले आने चाहिए। अभी थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग सीधे प्रॉब्लम्स पे आते हैं, और अब मैं प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके बताता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। स्टार्ट करेंगे अभी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक प्रॉब्लम लिखा हुआ है, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 4 cos x माइनस sin x अपॉन cos 2x। अभी लिमिट इवैल्यूएट करने का क्या मतलब होता है आप सबको मालूम है। लिमिट इवैल्यूएट करने का मतलब ये f ऑफ x है और ये एक फंक्शन ऑफ x है, मतलब ये x पे डिपेंड करता है। ये f ऑफ x है, ये फंक्शन ऑफ x है, ये x पे डिपेंड करता है। मतलब जब x में चेंज होगा तो ये फंक्शन ऑफ x है, इसमें भी चेंज होगा। एकदम सीधी सी बात। हमें इवैल्यूएट करना है इस फंक्शन का लिमिट, हमें इस फंक्शन का लिमिट इवैल्यूएट करना है। तो जैसा कि मैंने आपको हमेशा बोला है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखने के पहले आपको खुद को क्वेश्चन करना है कि इवैल्यूएट लिमिट का क्या मतलब है, हमें क्या करना है, एक्चुअली हमें क्या करना है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो लिमिट प्रॉब्लम चालू करते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम होता है कि उन्हें क्या करना है। उन्हें ये नहीं मालूम होता है कि उन्हें क्या करना है, और अगर ये नहीं मालूम है कि क्या करना है तो फिर वो कैसे, मतलब आगे कैसे बढ़ रहे हैं। तो प्लीज 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 मुझे आपको ये बताना है कि आप हमेशा खुद को क्वेश्चन करो कि भाई तुम्हें क्या करना है। यहाँ पे देखो, लिमिट इवैल्यूएट करना है मतलब जब x, तो यहाँ पे लिमिट इवैल्यूएट करने का मतलब होगा व्हेन x टेंड्स टू पाई बाय 4, जब x पाई बाय 4 के पास जा रहा है
तो ये एफ ऑफ एक्स जो हमारा फंक्शन है वो कौन से नंबर के पास जा रहा है? x पाई बाई 4 के पास जा रहा है, x पाई बाई 4 के पास जा रहा है। पाई बाई 4 एक एंगल है, तो x का वैल्यू पाई बाई 4 के पास जा रहा है। जैसे कि अगर समझो मैं यहाँ पे मैं क्वाड्रेंट्स बनाऊं, तो पाई बाई 4 एंगल कैसा होगा? सोचो, पाई बाई 4 एंगल कैसा होगा? ये देखो यहाँ से ये पाई बाई 4 एंगल, ठीक है, ये पाई बाई 4 एंगल है। तो x पाई बाई 4 नहीं है, x पाई बाई 4 के पास जा रहा है, मतलब x पाई बाई 4 के बहुत नजदीक है, x पाई बाई 4 के बहुत नजदीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो एंगल है वो देखो, एंगल धीरे धीरे पाई बाई 4 के पास जा रहा है। देख रहे हो, ये देखो, ये एंगल इस पाई बाई 4 के पास जा रहा है, यहाँ से एंगल जो है वो पाई बाई 4 के पास जा रहा है। देखो ऐसे, या तो यहां से आ रहा है पाई बाई 4 के पास, इसको बोलेंगे x इज अप्रोचिंग पाई बाई 4 फ्रॉम लेफ्ट, इसको क्या बोलेंगे? x टेंड्स टू पाई बाई 4 फ्रॉम लोअर साइड, यहां से आ रहा है x पाई बाई 4 के पास, x पाई बाई 4 के पास में लेफ्ट से जा रहा है, ओके। या हो सकता है x पाई बाई 4 के पास में राइट से आ रहा हो, देखो यहां से भी आ सकता है, x पाई बाई 4 के पास में राइट से भी आ रहा है, देखो यहां से भी आ सकता है, ऐसे ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं x टेंड्स टू पाई बाई 4। तो अगर x हायर साइड से आ रहा है तो क्या बोलेंगे हम लोग बोलेंगे x टेंड्स टू पाई बाई 4 फ्रॉम राइट, x टेंड्स टू पाई बाई 4 पॉजिटिव। तो इसको x टेंड्स टू पाई बाई 4 का मतलब x जो है वो एंगल है, और एंगल का वैल्यू पाई बाई 4 के पास जा रहा है, और जब x का वैल्यू पाई बाई 4 के पास जा रहा है, हमें बताना है कि ये फंक्शन ऑफ x कौन से नंबर के पास जा रहा है। क्योंकि इसमें x है, देखो इसमें भी x है, इधर भी x है, तो उस फंक्शन में x होने के कारण जब x पाई बाई 4 के पास जाएगा, वो फंक्शन भी किसी नंबर के पास तो पक्का जाएगा, वो फंक्शन भी किसी नंबर के पास पक्का जाएगा, और उसको बोलते हैं, उस वो जो नंबर मिलेगा अपने को, वो उस फंक्शन का लिमिट वैल्यू होगा, ओके। लेट्स बिगिन। सो हियर वी हैव व्हेन x टेंड्स टू पाई बाई 4 वी हैव टू इवैल्यूएट लिमिट। चलो तो चेक कर लेते हैं, जल्दी से चेक कर लेते हैं कि f ऑफ x कौन से नंबर के पास जा रहा है। देखो ये अपना फर्स्ट स्टेप होगा, जब x पाई बाई 4 के पास जा रहा है, तो देखो ये जो है ये पाई बाई 4 के पास जा रहा है, ओके। ये पाई बाई 4 के पास जा रहा है। ये पाई बाई 4 मैं इस तरह से क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि वो पाई बाई 4 के पास है, वो एक्चुअल पाई बाई 4 नहीं है। ये जो x है ये पाई बाई 4 के बहुत नजदीक है। अच्छा, ये x किसके साथ है? cos के साथ। तो ये जो है ये cos पाई बाई 4 के पास जाएगा। अच्छा, और माइनस ये वाला साइन पाई बाई 4 के पास जाएगा, साइन पाई बाई 4, ठीक है। अच्छा, डिवाइड बाई, नीचे देखो ये एंगल क्या है यहाँ पे? ये 2x है। तो जब x पाई बाई 4 के पास जाएगा तो ये 2 पाई बाई 4 के पास जाएगा, 2 पाई बाई 4, देख रहे हो, ये 2 पाई बाई 4 के पास जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? cos। तो अब देखो, अगर cos पाई बाई 4 के पास जा रहा है, सोचते रहो, अगर ये cos पाई बाई 4 के पास जा रहा है, ये साइन पाई बाई 4 के पास जा रहा है, मतलब ये वैल्यू जो है ये 1 बाई रूट 2 के पास जा रही है, ये वैल्यू 1 बाई रूट 2 के पास जा रही है, राइट। तो देखो यहाँ पे ये वैल्यू कहाँ जा रहा है? 1 बाई रूट 2 के पास, 1 अपॉन रूट 2 के पास, माइनस ये वाला वैल्यू भी 1 अपॉन रूट 2 के पास जा रहा है। ये 1 अपॉन रूट 2 ऐसे मैंने क्यों लिखा? क्योंकि वो एक्चुअल 1 अपॉन रूट 2 नहीं है, वो 1 अपॉन रूट 2 के पास है। अच्छा, ये देखो, ये 2 यहां से गया तो एंगल पाई बाई 2 हो गया। cos पाई बाई 2 क्या होता है? 0, तो मतलब डिनोमिनेटर 0 के पास जा रहा है। अब तुम देख सकते हो 1 बाई रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2, ये दोनों भी 1 बाई रूट 2 के पास है, तो इसका मतलब इनका जो डिफरेंस है वो 0 के पास जा रहा है। और ये देखो यहाँ भी 0, तो देखो क्या मिला?
0/0 मिला। इसका मतलब हमें क्या मिला? हमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल रहा है। अगर मैंने लिमिट जैसा दिया है वैसे ही इवेलुएट कर लिया, अगर समझो ये प्रॉब्लम दिया है मुझे यहाँ पे मुझे ये प्रॉब्लम दिया है, मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखता हूँ? लिमिट ऑफ न्यूमरेटर लिख देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू π/4 cos x minus sin x, cos x minus sin x, फिर लिमिट x टेंड्स टू π/4 cos 2x। अगर मैं ऐसे लिख दिया और मैंने इसको इवेलुएट कर लिया तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? मुझे आंसर मिलेगा 0/0। और ये कोई आंसर नहीं है, ये कोई आंसर नहीं है, ये तो इनडिटर्मिनेट है, इसका कुछ मीनिंग ही नहीं है। ये जो 0/0 तुम्हें मिल रहा है, ये तुम्हें पता नहीं कौन सा नंबर है, इसके लिए तुम आंसर ऐसे नहीं छोड़ सकते हो। तो क्या करना पड़ेगा? यहां पे अपने को या तो कोई प्रॉपर रिजल्ट यूज करना पड़ेगा, और नहीं तो हमें फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर जीरो कैंसिल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फैक्टर, वो फैक्टर जो 0/0 आने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो कैंसिल करना पड़ेगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। cos x minus sin x अपॉन cos 2x। देखो ये प्रॉब्लम्स बहुत इंटरेस्टिंग है। होता यह है कि जब हम लोग कोई प्रॉब्लम चालू करते हैं नए टाइप का, तो उसको समझने में थोड़ा सा स्टार्टिंग में एक अलग टाइप का उसका टेक्निक होता है, तो वो अपने को डेलिबरेटली उस पर हमें स्ट्रेस करके और वो अपने को सिखाना होता है, हमें उसको सीखना होता है। तो ये लिमिट प्रॉब्लम का स्टाइल है, ये उसका मेथड है सॉल्व करने का। देखो अब मैं क्या करूंगा, मैं लिखता हूं लिमिट, मेरा एम क्या है मुझे मालूम है, वो 0/0 मुझे कैसे भी करके छुटकारा चाहिए उससे। तो यहाँ पे मैंने लिखा cos x minus sin x, और यहाँ पे देखो ये cos 2x है, इसको मैं लिखता हूँ cos square x minus sin square x। आपको मालूम है cos 2 थीटा का फॉर्मूला, ओके, हाफ एंगल फॉर्मूला, वो मैंने यहाँ पे यूज किया। नेक्स्ट स्टेप में देखो cos square x माइनस साइन स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर एक्स का मतलब होता है cos x स्क्वायर माइनस साइन एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या हो गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे आपको मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू π/4, यहाँ पे l, ये ऊपर है cos x माइनस साइन x, और नीचे यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो a माइनस बी दैट इज cos x माइनस साइन x इंटू cos x प्लस साइन x, cos x माइनस साइन x इंटू cos x प्लस साइन x। ठीक है, और अब क्या होगा ये देखो, ये cos x माइनस साइन x और cos x माइनस साइन x यहाँ पे कैंसिल हो गए। आपको बहुत सरप्राइज होगा कि यही वो फैक्टर है जिसके कारण आपको 0/0 मिल रहा था। आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो 0/0 मिल रहा था, उसका रीजन ये फैक्टर ही है। क्या फैक्टर? cos x माइनस साइन x। कैसे? देखो, जब x π/4 के पास जा रहा था, जब x π/4 के पास जा रहा था, तो cos x cos π/4 के पास जा रहा था। देखो ये जा रहा है, मैंने इक्वल टू नहीं लिखा है। cos x cos π/4 नहीं है, cos x cos π/4 के पास जा रहा है। एंड sin x जो है वो sin π/4 के पास जा रहा था। तो देखो क्या होगा, इसका मतलब cos x का वैल्यू 1/√2 के पास जा रहा है, और sin x का वैल्यू 1/√2 के पास जा रहा है। इसका मतलब cos x माइनस sin x जो है, इसका मतलब cos x जो है, cos x 1/√2 नहीं है, cos x 1/√2 नहीं है, और sin x भी 1/√2 नहीं है। लेकिन क्योंकि दोनों 1/√2 के पास जा रहे हैं, इसका मतलब cos x माइनस sin x जो है वो कहाँ जा रहा है? वो 0 के पास जा रहा। cos x माइनस sin x ये फैक्टर 0 के पास जा रहा है, लेकिन याद रखना cos x माइनस sin x 0 नहीं है, 0 नहीं है। ये आपने यहाँ पे लिखा क्योंकि आपने कैंसिल किया, तो ये आपने यहाँ पे लिख दिया cos x माइनस sin x 0 नहीं, वो 0 के पास है। तो अब क्या बचा मेरे पास? Therefore
अपने पास बचा L इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई 4 1 अपॉन लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई 4 1 अपॉन cos x प्लस sin x। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लिमिट लिख दूंगा, हाँ। तो यहाँ पे आपको मिलेगा लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई 4 1 और यहाँ पे मिलेगा लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई 4 cos x प्लस sin x। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, अप्लाइंग लिमिट्स, अप्लाइंग लिमिट्स। देखो जब x पाई बाई 4 के पास जा रहा है, अब देखो जब तुमने अप्लाइंग लिमिट्स लिख दिया है, याद रखना अगर तुमने अप्लाइंग लिमिट्स लिख दिया है, इसके बाद वाले स्टेप में कहीं पर भी लिमिट नहीं दिखेगा, रिमेंबर, और कहीं पर भी x नहीं दिखेगा। लिमिट भी नहीं लिखना और x भी नहीं लिखना, तो क्या लिखना, लिमिट इवैल्यूएट हो रहा है। अब तुम लिमिट अप्लाई कर रहे हो, मतलब अब तुम फाइनल स्टेज पे हो। तो देखो इसका मतलब तुम अभी इसका लिमिट लिखोगे। अब सोचो तुम, जब x पाई बाई 4 के पास जा रहा है तो 1 कौन से नंबर के पास जाएगा, 1 तो इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो 1 जो होगा वो 1 ही रहेगा। समझ में आएगा? तो यहाँ पे आप लिखोगे 1, यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे न्यूमरेटर में होगा 1। नेक्स्ट ये देखो, जब x पाई बाई 4 के पास जा रहा है तो cos x किसके पास जाएगा, cos पाई बाई 4 के पास, और sin x sin पाई बाई 4 के पास, तो वो उसका लिमिट होगा cos पाई बाई 4 प्लस sin पाई बाई 4, ये उन दोनों का लिमिट है। तो 1 अपॉन 1 बाई रूट 2, 1 अपॉन 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 बाई रूट 2, दैट इज इक्वल टू रूट 2 अपॉन 2, that is 1 by root 2. This is answer. यही फाइनल आंसर है। ओके, वेरी गुड। चलो देखो यहाँ पे अभी एक और प्रॉब्लम है, लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई 6 टू कोसेक x अपॉन कॉट स्क्वायर x माइनस 3। ये लिमिट इवेल्युएट करना है, मतलब x जब ये पाई बाई 6 एंगल के पास जा रहा है, x एंगल है इधर, देखो कोसेक x तो मतलब x एंगल है, x जब पाई बाई 6 के पास जा रहा है, अपने को बताना है f ऑफ x कौन से नंबर के पास जा रहा है। ओके, चेक कर रहा हूं जरा, इसको जल्दी से हम लोग चेक करेंगे। देखो जब x पाई बाई 6 के पास जाएगा तो ये यहाँ पे रहा x, तो मतलब ये जो पार्ट है न्यूमरेटर का, ये कोसेक पाई बाई 6 के पास जाएगा। कहां पे जाएगा, कोसेक पाई बाई 6। अच्छा, और कोसेक पाई बाई 6 का वैल्यू क्या होता है, कोसेक पाई बाई 6 होता है 2, क्योंकि साइन पाई बाई 6 1 बाई 2 होता है। इसका मतलब ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट किसको अप्रोच कर रहा है, ये पार्ट 2 को अप्रोच कर रहा है, 2 को। ओके, ये जो पार्ट है ये यहाँ पे ये 2 के पास जा रहा है, ये पार्ट का वैल्यू 2 के पास जा रहा है, ये 2 नहीं है 2 के पास है। और उसके जस्ट पहले देखो क्या है तुम्हारे पास में 2 माइनस, तो इसका मतलब ये पूरा न्यूमरेटर कहां जा रहा है, 0 के पास जा रहा है। अभी डिनोमिनेटर में आ जाओ, अभी डिनोमिनेटर में आ जाओ, न्यूमरेटर 0 के पास जा रहा है, हमने देख लिया। डिनोमिनेटर में तुम्हारे पास है cot स्क्वायर x माइनस 3, एक पेंसिल रखने का और पेंसिल से ये फटाफट चेक कर लेने का। ओके, cot स्क्वायर x माइनस 3, जब x पाई बाई 6 के पास जा रहा है तो ये पाई बाई 6 के पास जाएगा, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा cot स्क्वायर पाई बाई 6। ठीक है, cot स्क्वायर पाई बाई 6 के पास जा रहा है, cot पाई बाई 6 इज रूट 3, क्योंकि tan पाई बाई 6 1 बाई रूट 3 होता है। तो मतलब इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पार्ट है ये रूट 3 स्क्वायर के पास जा रहा है। कहां पे अप्रोच कर रहा है, रूट 3 स्क्वायर। किसको अप्रोच कर रहा है, रूट 3 स्क्वायर। ओके, और रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3, और बाजू में क्या है माइनस 3, तो एक किधर हो गया, 3 माइनस 3 कहां जा रहा है, 0 के पास। कहां जा रहा है, 0 के पास। तो डिनोमिनेटर भी 0 के पास जा रहा है, न्यूमरेटर भी 0 के पास जा रहा है। इसका मतलब जो फंक्शन का लिमिट है एज ऑफ नाउ जो अभी दिख रहा है, उससे ये पता चल रहा है कि ये 0 बाई 0 फॉर्म में है।
और 0/0 फॉर्म में हम आंसर नहीं छोड़ सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अपने पास में दो तरीका है, इससे ये प्रॉब्लम इवैल्यूएट करने का दो तरीका है। पहला क्या है? पहला है कैंसलेशन ऑफ फैक्टर, कैंसलेशन ऑफ जीरो अप्रोचिंग फैक्टर, जीरो अप्रोचिंग फैक्टर, ठीक है? जीरो अप्रोचिंग फैक्टर, वो फैक्टर जो जीरो के पास जा रहा है वो कैंसिल करो। दूसरा क्या है? यूजिंग और रिजल्ट। अब देखो, यहां पे मैंने अभी तक आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लिमिट इवैल्यूएट करने के लिए जो रिजल्ट यूज करना होता है वो अभी तक मैंने दिया नहीं है, अभी तक मैंने आपको वो रिजल्ट बताया नहीं है। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है? कैंसिलेशन ऑफ फैक्टर ही करना है। मैं राइट नाउ वो प्रॉब्लम्स ले रहा हूं जहां पे कि फैक्टर कैंसिल करके हम लिमिट इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है? चलो तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखूंगा, अच्छा इसको पहले मैं लिख देता हूँ, लेट L इक्वल्स टू, सो लिमिट x टेंड्स टू π/6। देखो मैं लिखूंगा इधर 2 माइनस कोसेक x, कॉट स्क्वायर x को मैं लिखता हूं कोसेक स्क्वायर x -1। हमें आइडेंटिटी मालूम है, हमने ऑलरेडी लोअर स्टैंडर्ड में ये आइडेंटिटी किया हुआ है। क्या? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये मालूम है ना? तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा? कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ये 1 यहां पे ले लेंगे, ठीक है? तो कॉट स्क्वायर एक्स को मैं लिखूंगा कोसेक स्क्वायर एक्स -1 -3, ठीक है? तो L इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू π/6, 2 माइनस कोसेक एक्स, और यहां पे होगा कोसेक स्क्वायर एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स को मैं लिखता हूं कोसेक एक्स द होल स्क्वायर -4 को मैं लिखता हूं -2 स्क्वायर, 2 माइनस कोसेक एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स -2 स्क्वायर, कोसेक एक्स स्क्वायर -2 स्क्वायर। अब देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू π/6, और ऊपर आपको क्या मिल रहा है? आपको ऊपर मिल रहा है 2 माइनस कोसेक एक्स, ठीक है? एक काम करो, पहले डिनोमिनेटर लिखो, तो डिनोमिनेटर है कोसेक एक्स -2 मल्टीप्लाइड विथ कोसेक एक्स प्लस 2, ठीक है ना? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 माइनस कोसेक एक्स है, तो माइनस कॉमन लेने पे ये हो जाएगा कोसेक एक्स -2। और ये देखो, यही वो फैक्टर था जिसके कारण तुम्हें न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 0 मिल रहा था। वो क्या फैक्टर है? कोसेक एक्स -2। मैंने कोसेक एक्स -2 को कैंसिल कर दिया, मैंने कोसेक एक्स -2 को कैंसिल कर दिया। तो मैंने एक्चुअली क्या कैंसिल किया? मैंने जीरो अप्रोचिंग फैक्टर कैंसिल कर दिया। ओके, तो देखो नेक्स्ट स्टेप में होगा देयरफॉर, अच्छा वो मैंने कैंसिल किया हुआ है तो मुझे बताना है कि वो जीरो अप्रोचिंग है, वो जीरो नहीं है, ठीक है? देखिए यहाँ पे x टेंड्स टू π/6 है, राइट? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंस x टेंड्स टू π/6 therefore x is not equal to π/6, और हमने क्या कैंसिल किया हुआ है? कोसेक एक्स -2। तो फिर आप लिखोगे therefore कोसेक एक्स टेंड्स टू कोसेक π/6, that is कोसेक x टेंड्स टू √2, आई एम सॉरी, कोसेक x टेंड्स टू 2, कोसेक π/6 2 होता है, therefore कोसेक x -2 टेंड्स टू 0 एंड कोसेक x -2 इज नॉट इक्वल टू 0। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको ये बताना कि जो आपने फैक्टर कैंसिल किया है वो फैक्टर जीरो अप्रोचिंग है, जीरो नहीं है।
ये फैक्टर जो आपने कैंसिल किया है ये जीरो नहीं है, क्योंकि जीरो कैंसिल करना इज नॉट मैथमेटिक्स, वो अलाउड नहीं है। तो कोसेक एक्स माइनस टू आपने कैंसिल कर दिया। अब आपको क्या मिलेगा? देयरफॉर L equals to limit extends to pi by 6, limit extends to pi by 6, आपके पास है ऊपर -1 और नीचे है कोसेक एक्स प्लस टू, -1 अपॉन कोसेक एक्स प्लस टू। अब आप क्या करेंगे? अब आप लिमिट न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में लिखेंगे। यू विल राइट लिमिट इन न्यूमरेटर एंड इन डिनोमिनेटर। देखो यहाँ, therefore L equals to limit extends to pi by 6 -1, और यहाँ पे है लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई 6 कोसेक एक्स प्लस टू। तो हो जाएगा L इक्वल्स टू, जब x पाई बाई 6 के पास जा रहा है तो -1 किधर जाएगा? वो तो -1 ही रहेगा। और जब x पाई बाई 6 के पास जा रहा है तो कोसेक एक्स कहाँ जाएगा? कोसेक एक्स जाएगा कोसेक पाई बाई 6 के पास, प्लस ये 2 का कुछ नहीं होगा, 2 तो 2 ही रहेगा। जब x पाई बाई 6 के पास जा रहा है तो 2 कहाँ जाएगा? भाई 2 में तो x नहीं है, तो 2 ही रहेगा, तो उसका लिमिट 2 है। ओके, तो ये हो गया L इक्वल्स टू -1 अपॉन 2 प्लस 2, और आंसर है -1 अपॉन 4। इसको एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए और ये प्रॉब्लम सॉल्व करिए। अब आप लोग ये प्रॉब्लम इवैल्यूएट करिए सब लोग जल्दी। So we are solving this. I hope you all must have solved this. So check this out. L equals to, you know what? When x is approaching pi by 4, we have to evaluate the limit of this. That is, what value will the function of x approach? What value will the function of x approach when x is approaching pi by 4? So I'll check this. The first step is we check this out. So when x is approaching pi by 4, this is going pi by 4. So this is tan square pi by 4 minus. Now here also this is going pi by 4. So this is cot square pi by 4. Now as you know that tan pi by 4 is 1. So this is approaching 1 square. And here also cot pi by 4 is 1. So 1 square. Now 1 square is 1 minus something close to 1. So see 1 minus 1. What am I going to get? I'm going to get 0. So the numerator is approaching 0 when x is approaching pi by 4. Now go for the denominator. See, this is first step. Every single problem I'm solving, if I notice that it is to be evaluated when x is approaching a number, the first thing I do is I check there itself. So see, here I got numerator approaching 0. And when I go for checking the denominator, when x is approaching pi by 4, this is approaching pi by 4. So this whole thing is approaching sec pi by 4. This is approaching pi by 4. So the whole thing is approaching cosec pi by 4. So you get here sec pi by 4. Sec pi by 4 is 1 upon cos pi by 4. That is √2. So this part is approaching √2 minus this part is also approaching √2. So √2 minus √2, denominator is approaching 0. This is also approaching 0. Okay. So we are getting 0 by 0. Now some students do not pay importance to this step. They do not check it. Just they go ahead and start solving. Without checking, they go ahead and start solving. So my suggestion to them is don't do it. I tell you why. Because suppose here I have plus and here I have plus. If I have plus in numerator and denominator, now what happens is the numerator is approaching 2 and the denominator is approaching 2 √2.
The numerator is approaching 2 and the denominator is approaching 2 root 2. And this is my answer, 1 upon root 2. That's it. I will evaluate the limit. I will apply the limits at once. The moment I see that I'm not getting 0 by 0, this is determinate. This is determinate form. It is not indeterminate. We go for cancellation of factor only when we see indeterminate. Had I seen a plus sign in numerator and denominator, I would have understood that when x is approaching pi by 4, this is going to approach 2 and this is 2 root 2. So what would have I done? I would have taken limits for the numerator, limits for the denominator, write separate limits and then apply limits. Anyway, so here I have understood that I'm getting 0 by 0. Why? Because this is not plus sign, it's a negative sign. So what I do is I go for evaluation. So next step, see, to evaluate, in order to get rid of that 0 by 0 form, I need to cancel the factor. So I write here L equals to limit x tends to pi by 4 for tan square x, I write sec square x minus 1. Why? Because I know the identity I've done in lower standards and also in earlier topics. 1 plus tan square theta equals to sec square theta. So tan square theta is sec square theta minus 1. 1 plus cot square theta equals to cosec square theta. So cot square theta is cosec square theta minus 1. I will use the identity even for cot square x, but then before cot square x, I have a negative sign. So here I will write cosec square x minus 1. And down here I have sec x minus cosec x. So limit x tends to pi by 4. When I open the bracket, see this negative 1 would cancel with positive 1, minus 1 plus 1, 0. So what I will get is sec square x, which is nothing but sec x square minus cosec x square upon sec x minus cosec x. I know many of you must have solved this problem. I'm solving for those who couldn't solve. Okay. So next is therefore L equals to limit x tends to pi by 4 and here I get here sec square x minus cosec square x, which is sec x minus cosec x and sec x plus cosec x. So sec x minus cosec x and sec x plus cosec x. This is sec x minus cosec x. What happens next is sec x minus cosec x cancels. This is the factor which was responsible for 0. Now, as you all know, the moment we cancel a factor responsible for 0, it's our responsibility to write that what we cancelled is not 0. So I would write here, since x tends to pi by 4, therefore x isn't equal to pi by 4, x is not equal to pi by 4. Therefore sec x tends to pi by 4, so sec x tends to sec pi by 4 and cosec x tends to cosec pi by 4. So sec x tends to root 2 and cosec x tends to root 2. What does that mean? That means if both of these tends to same number, it means sec x minus cosec x tends to 0, and mind it, the sec x minus cosec x tends to 0, sec x minus cosec x is not equal to 0. Now what I do? See, having written that the factor I cancel is not 0, I will write the
I will write limit for whatever I am left with, and then I'll apply limit. See, we are left with sec x plus cosec x in numerator. So L equals to, I have here, therefore L equals to limit x tends to pi by 4 sec x plus cosec x. I write limit for both. Okay. I write limit for both. Limit x tends to pi by 4 sec x plus limit x tends to pi by 4 cosec x. And then what? I write applying limits. Applying limits. So I get L equals to sec pi by 4 plus cosec pi by 4. Sec pi by 4 is root 2. This is also root 2. The final answer is 2 root 2. The final answer is 2 root 2. I hope you all must have understood this. चलिए अब ये प्रॉब्लम देखते हैं। x पाई के पास जा रहा है, x टेंड्स टू पाई, और हमें इस फंक्शन का लिमिट इवैल्यूएट करना है। ठीक है, तो जब x पाई के पास जाएगा तो देखो क्या होगा। जब x पाई के पास जाएगा तो ये cos पाई के पास जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो क्या होगा, अगर वो cos पाई के पास जाएगा तो आपको यहां पे मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos पाई। ठीक है, cos पाई का वैल्यू क्या होता है? cos पाई का वैल्यू होता है -1। तो इसका मतलब ये -1 के पास जा रहा है, तो आपको मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस इन ब्रैकेट -1। ये -1 में ऐसे क्यों लिख रहा हूं टेढ़ा मेढ़ा? इसलिए क्योंकि ये -1 के पास है, -1 नहीं है, एक्चुअल -1 नहीं हो, -1 उसका वैल्यू -1 के बहुत नजदीक है। ठीक है, तो देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 + 1। इसका मतलब ये जो पूरा पार्ट है ये √2 के पास जा रहा है। किसके पास जा रहा है? √2 के पास। ठीक है ना, ये पूरा पार्ट किधर जा रहा है बेटा? 1 माइनस -1, तो 1 + 1 √2 के पास। और उसके बाजू में देखो क्या है, उसके बाजू में एक्चुअल √2 है। तो अभी सोचने वाली बात ये है कि ये पार्ट √2 के पास जा रहा है, ये पार्ट जा रहा है √2 के पास, ये √2 के पास जा रहा है, और बाजू में एक्चुअल √2 है। ठीक है ना, तो √2 माइनस √2 कहां जा रहा है? 0 के पास जा रहा है। सो न्यूमरेटर जा रहा है 0 के पास। ठीक है, याद रखना, अगर ये प्लस साइन होता तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं होता। अगर ये प्लस होता तो कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन वो प्लस नहीं है और उसका मुझे टेंशन है। ये जा रहा है न्यूमरेटर 0 के पास। और डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर क्या हो रहा है? जब x पाई के पास जा रहा है तो ये एंगल है x, ये पाई के पास जा रहा है, तो इसका मतलब ये जो पूरा है ये कहां जा रहा है? ये जा रहा है साइन स्क्वायर पाई के पास। और साइन पाई का वैल्यू क्या होता है? 0। तो 0 स्क्वायर कहां जा रहा है? 0 के पास। तो मुझे क्या मिला? मुझे मिला 0/0। और 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे या तो 0 रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कैंसिल करना पड़ेगा, और नहीं तो मुझे कोई रिजल्ट यूज करना पड़ेगा। Right now I am not teaching you problems based on the result, how the result to be used for evaluation. What I'm teaching you is the factorization method, so that you could evaluate the limit by cancelling the responsible factor for 0. Okay, so students, let's begin. देखो यहाँ पे मुझे 0 रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कैंसिल करना होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? मैं न्यूमरेटर को रैशनलाइज करूंगा, इसलिए क्योंकि जो भी फैक्टर मुझे कैंसिल करना है, ओके, वो फैक्टर मुझे पहले मिलना चाहिए। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मुझे न्यूमरेटर में इरैशनल एक्सप्रेशंस हैं, तो मैं इसको पहले रैशनलाइज करता हूँ। तो देखो L इक्वल्स टू, मैं इसको रैशनलाइज करूंगा, L इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू पाई, ओके, रूट ऑफ 1 माइनस cos x माइनस √2 अपॉन साइन स्क्वायर x। अभी साइन स्क्वायर x को वैसे ही रहने दो, क्योंकि अभी कुछ आइडिया नहीं लग रहा है कि क्या होने वाला है। रूट ऑफ 1 माइनस cos x प्लस √2 ऊपर मल्टीप्लाई किया, और रूट ऑफ 1 माइनस cos x प्लस √2 डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया।
अब देखो क्या होगा, अब अपने को मिल रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपने को मिल रहा है। ओके, तो देयरफॉर L इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा 1 माइनस कॉस एक्स माइनस बी स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, रूट 2 का स्क्वायर होगा 2, और यहां पे आपको मिल रहा है साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, और बाजू में आपको फैक्टर मिल रहा है रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। देखो यहाँ पे मैं कुछ बोलना चाहूंगा, बहुत ध्यान से सुनना आप लोग, यहाँ पे मैं कुछ बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा इसको। ओके, देखो ये जो यहाँ पे आपने लिखा है, ये और ये क्या है, ये इसका कॉन्जुगेट है। आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई किया, वो यही था, ये जो यहाँ पे था ना, ये यहाँ पे लिखा है तुमने, और इसके कॉन्जुगेट को तुमने मल्टीप्लाई किया है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, राइट? यस सर, ये कॉन्जुगेट है। अच्छा, अब मैं पूछूंगा, क्या ये कॉन्जुगेट, क्या ये वाला जो कि पहले आपके पास था, क्या ये जीरो अप्रोचिंग था? तो आपका आंसर है यस, ये जीरो अप्रोचिंग था। आपका आंसर क्या है? यस। ऑब्वियसली हमने चेक किया, ये जीरो के पास जा रहा था, क्या ये जीरो अप्रोचिंग था? तो आंसर है यस। याद रखना, अगर तुमने एक जीरो अप्रोचिंग एक्सप्रेशन का कॉन्जुगेट लिया है तो वो हमेशा नॉन जीरो अप्रोचिंग होगा, वो हमेशा नॉन जीरो फैक्टर होगा। देखो अब हमें याद रखना है कि ये जो कॉन्जुगेट है, ये किसका कॉन्जुगेट है? ये जीरो अप्रोचिंग एक्सप्रेशन का कॉन्जुगेट है। तो ये जो है ये हमेशा नॉन जीरो होगा, ये नॉन जीरो होगा, ये कभी भी जीरो को अप्रोच करेगा नहीं। दिस इज ऑलवेज NZF, नॉन जीरो फैक्टर, ये हमेशा याद रखना। ओके, और ये क्या है? ये जीरो अप्रोचिंग है, ये वाला जीरो अप्रोचिंग है, ठीक है? तो ये है, ये कॉन्जुगेट है, तो ये नॉन जीरो। अब आगे देखो, नेक्स्ट स्टेप, L इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू पाई। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 1 माइनस कॉस एक्स माइनस 2, तो मतलब ये हो गया, ये पॉजिटिव 1 है, ये नेगेटिव 2 है, तो वो नेगेटिव 1 हो जाएगा। अब तुम क्या करो, माइनस साइन कॉमन ले लो, तो माइनस साइन कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस 1, कॉस एक्स माइनस 1 माइनस माइनस कॉस एक्स माइनस 1 मिलने वाला है, माइनस कॉस एक्स माइनस 1 मिलेगा, तो आपने नेगेटिव कॉमन लिया तो कॉस एक्स प्लस 1 मिलेगा। और यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे है साइन स्क्वायर एक्स। ओके, देखो मैं जानबूझ के ये साइन स्क्वायर एक्स को वैसे ही कैरी कर रहा हूं क्योंकि मुझे आपको अभी कुछ सिखाना है। देखो अब ये जो फैक्टर यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, ये देखो ये वाला फैक्टर, ये वाला फैक्टर मैं यहाँ पे जो मैंने लिखा है, ये कहां से आया? यहाँ से आया। देखो ये यहाँ से आया, ये यहाँ से इधर आ गया, और इसको लेके मैं, देखो इसको मैंने फिर से क्या किया, मैंने फिर से इसको, ये इसी को मैंने वापस यहाँ पे कॉपी कर दिया। अब इसका कुछ नहीं हो सकता है, ये वैसे ही रहेगा और मुझे उसका टेंशन भी नहीं है। आई एम नॉट बॉदर्ड। व्हाई? क्योंकि ये नॉन जीरो फैक्टर है। तो एक्चुअल मेरा टेंशन कहां पे है अभी मैं बताता हूं। मुझे टेंशन किस चीज का है? मुझे इस चीज का टेंशन है। देखो ये अभी भी ये जीरो के पास है, साइन स्क्वायर एक्स यहां से मैं साइन स्क्वायर एक्स ही ले रहा हूं। ओके, ये जीरो के पास है। मुझे मालूम है कि मुझे इसमें से ये जो साइन स्क्वायर एक्स जिसको मैं ले रहा हूं, देखो ये यहाँ पे भी जीरो के पास जा रहा था, ये वही है, तो मुझे इसमें से कुछ खत्म करना है। ओके, साइन स्क्वायर एक्स ये मेरा जीरो अप्रोचिंग फैक्टर है, साइन स्क्वायर एक्स। तो मैं देखो क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर में चेक करता हूं। देखो न्यूमरेटर अभी मुझे क्या मिला, पहले मेरे पास में न्यूमरेटर ऐसा था इरैशनल, जिसको कि अब मैंने रैशनल तो कर दिया है। 1 प्लस कॉस एक्स एक रैशनल एक्सप्रेशन है, उसमें रेडिकल्स नहीं है, स्क्वायर रूट नहीं है। तो अब मैं देख रहा हूं, मैं चेक करता हूं, तो जब x पाई बाई 4 के पास जा रहा है, सॉरी जब x पाई के पास जा रहा है तो ये cos पाई के पास जाएगा, ठीक है ना, ये cos पाई के पास जाएगा। cos पाई क्या होता है? cos पाई -1 होता है। तो देखो -1 +1, ये रहा जीरो फैक्टर, दिख रहा है?
ये यहाँ पे जीरो अप्रोचिंग फैक्टर है ये वाला। तो अब मैं समझ गया कि अपना जो काम है वो इस फैक्टर में और इस फैक्टर में करना पड़ेगा, और इसका क्या होगा, ये तो ऐसे ही बैठा रहेगा, ये कुछ नहीं होगा, इसलिए ऐसे ही बैठा रहेगा। ठीक है, तो अब देखो मैं क्या करता हूं, क्योंकि मुझे 1 प्लस कॉस एक्स और साइन स्क्वायर एक्स पता चल गया कि ये दोनों ही जीरो अप्रोचिंग फैक्टर हैं, मुझे पता चल गया 1 प्लस कॉस एक्स और साइन स्क्वायर एक्स इसी में। तो देखो अब मैं नेक्स्ट स्टेप जो होगा मेरा, वो नेक्स्ट स्टेप मेरा बहुत कमाल का स्टेप होगा। देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या, यहीं पे लिखता हूं मैं, नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा मैं बताता हूं आपको। सो देयरफॉर L equals to लिमिट x टेंड्स टू पाई, यहां पे मैंने नेगेटिव कॉमन लिया है तो 1 प्लस कॉस एक्स, और यहां पे मुझे मिलेगा क्या, 1 प्लस कॉस एक्स, और ये देखो ये साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और उसके बाजू में ये रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स प्लस रूट 2, ऐसे ही लिख दो। नेक्स्ट स्टेप, देयरफॉर L इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू पाई, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव 1 प्लस कॉस एक्स। अच्छा ये 1 है, 1 को मैं ट्रीट करता हूँ 1 स्क्वायर, क्योंकि 1 स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, a माइनस बी a प्लस बी, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, और ये है तुम्हारा रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स प्लस रूट 2। देखो कैसे आगे बढ़ रहा है सॉल्यूशन, आगे देखते जाओ। देखो ये जीरो अप्रोचिंग था, तो इसको मैंने यहाँ पे लिखा, मुझे मालूम है, ठीक है ना। अच्छा साइन स्क्वायर एक्स जीरो अप्रोचिंग था, तो साइन स्क्वायर एक्स के लिए मैंने ये लिखा। देखो ये जीरो अप्रोचिंग है। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में से मुझे क्या मिला, 1 प्लस कॉस एक्स मिला। ये 1 प्लस कॉस एक्स जीरो अप्रोचिंग है, और 1 माइनस कॉस एक्स नहीं, ये नॉन जीरो फैक्टर्स हैं। जो ग्रीन में मैंने शेड किया है, जो ग्रीन से मैंने शेड किया है वो नॉन जीरो है, और जो मैंने रेड से किया है वो जीरो अप्रोचिंग है। खतरा खतरा, समझ में आ रहा है क्या। तो अब क्या होगा, देखो अब क्या होगा, ये कैंसल हो जाएगा। ये देखो ये 1 प्लस कॉस एक्स और ये 1 प्लस कॉस एक्स कैंसल हो गया, दोनों जीरो अप्रोचिंग फैक्टर है। ठीक है, अब मैं यहां पे लिखूंगा since x tends to pi, therefore x is not equal to pi. Further, cos x tends to cos pi, therefore cos x tends to -1. cos pi क्या होता है, -1 होता है ना। cos x cos pi के पास जा रहा है, मतलब cos x -1 के पास जा रहा है, इसका मतलब ये उधर ले लो, तो इसका मतलब हो गया cos x जो है वो -1 नहीं है, इसका मतलब 1 उधर ले लो, तो 1 प्लस कॉस एक्स जो है वो 0 नहीं है, और वही मैंने कैंसिल किया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप के लिए तो मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना ही पड़ेगा। ओके, तो अब हमें हमारे पास में न्यूमरेटर में क्या बचा है, 1 -1, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर L इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू पाई, -1, और यहाँ पे बचा 1 माइनस कॉस एक्स, और इनसाइड द ब्रैकेट अपने पास क्या बचा है, अपने पास बचा हुआ है रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स, रूट 1 माइनस कॉस एक्स प्लस रूट 2। एक बार चेक कर लेता हूँ, यस। अब हम क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में लिमिट लिख देंगे सबके लिए। लिमिट x टेंड्स टू पाई -1, फिर इसके लिए लिख दो लिमिट x टेंड्स टू पाई 1 माइनस कॉस एक्स, फिर इसके लिए भी लिख दो लिमिट x टेंड्स टू पाई रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स प्लस रूट 2। अब मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा, अब मैं अप्लाइंग लिमिट्स, नाउ आई विल अप्लाई लिमिट्स, अप्लाइंग लिमिट्स क्या हो जाएगा, देखो जब x पाई के पास जा रहा है तो -1, अरे भाई -1 में तो x नहीं है ना, तो वो तो -1 ही रहेगा, वो उसका लिमिट हो गया। जब x पाई के पास जा रहा है तो cos x का लिमिट क्या होगा, cos पाई, 1 माइनस cos पाई,
जब x पाई के पास जा रहा है तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस पाई प्लस रूट 2. Okay, so the next step you get is L equals to minus 1 upon 1 minus minus 1. Cos pi is minus 1, so 1 minus minus 1, and inside the bracket here 1 minus of minus 1 plus root 2. So that is L equals to minus 1 upon, this is 2, and root 2 plus root 2. So the final answer we get is minus 1 upon 4 root 2. We get the final answer as minus 1 upon 4 root 2. This is the final answer. I hope you all must have understood. Try to learn those small steps, small tricks for evaluating. Repeat the whole solution once again. Watch the video once again for the solution, and the tricks and the small points which I have said, I have explained. Try to learn them.